नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यर्थी डायरी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपके यूपीएससी की यात्रा भी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज हम यूपीएससी मेंस के एक अत्यंत दार्शनिक लेकिन उतने ही व्यावहारिक निबंध पर चर्चा करेंगे। जैसा कि निबंध का शीर्षक आप देख रहे हैं, विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। ये वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षा में निबंध के पेपर में आया हुआ एक निबंध शीर्षक है। दोस्तों, इस शीर्षक को समझने के लिए मैं आपको एक साधारण व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहता हूँ। बिहार के गया जिले के गहलोर पर्वत की तलहटी में रहने वाले दशरथ मांझी प्रतिदिन पहाड़ पार करके अपने गांव से शहर जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी पहाड़ को पार करते समय गिर गई। समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अधिकांश लोग इसे अपनी नियति मानकर भूल जाते, लेकिन दशरथ मांझी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस घटना के भीतर एक प्रश्न खोजा। क्या यह पहाड़ वास्तव में प्रकृति की बाधा है या हमारी असहाय सोच? अब दोस्तों, यही वह क्षण था जब एक विचार जन्म लेता है। उस विचार ने पहले उस एक समस्या की पहचान की, फिर उसी विचार ने एक नई दुनिया की कल्पना की। एक ऐसी दुनिया जहां गांव और अस्पताल के बीच पहाड़ नहीं बल्कि रास्ता हो। और परिणाम, एक साधारण व्यक्ति ने अकेले अपने हाथों से वर्षों की मेहनत करके उस पहाड़ को एक छेनी और एक हथौड़ी से काट दिया। साथियों, यही इस शीर्षक का वास्तविक संदेश है। विचार पहले किसी सत्य, समस्या या संभावना की खोज करता है और फिर उसी के आधार पर एक नई यथार्थ का निर्माण करता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रत्येक परिवर्तन की शुरुआत किसी विचार से होती है? क्या विचार केवल सत्य की खोज करता है या नई दुनिया का निर्माण भी करता है? क्या केवल विचार पर्याप्त है या उसके साथ कर्म, संसाधन और अनुकूल परिस्थितियां भी आवश्यक होती है? क्या सभी विचार मानव कल्याणकारी होते हैं या कुछ विचारों में विनाश का कारण भी समावेशित होता है? दोस्तों, यही वे सभी प्रश्न हैं जो इस निबंध को सामान्य निबंध से अलग बनाते हैं। यदि हम इन प्रश्नों का संतुलित और बहुआयामी उत्तर दे दें, तो यह निबंध यूपीएससी के स्तर का बन जाता है। अब सबसे पहले हमें शीर्षक का अर्थ स्पष्ट कर लेना चाहिए। यहाँ दुनिया खोजना का अर्थ क्या है? जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ दुनिया खोजने का अर्थ है किसी सत्य, समस्या, संभावना या नए ज्ञान को पहचानना। और जबकि दुनिया बनाने का अर्थ है उस खोज के आधार पर समाज, राजनीति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना। अर्थात खोज विचार की पहली अवस्था है और निर्माण उसकी दूसरी अवस्था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक दोस्तों आप सभी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब एक और बात समझिए, यह शीर्षक विचार की अंधभक्ति नहीं करता। यह नहीं कहता है कि हर विचार महान होता है। इतिहास बताता है कि कुछ विचारों में मानवता को नई दिशा दी, तो कुछ विचारों ने विश्व युद्ध, नरसंहार और विनाश को जन्म दिया। इसलिए हमें पूरे निबंध में यह संतुलन बनाए रखना है कि विचार स्वयं में न तो अच्छे होते हैं और न ही बुरे। उनका मूल्य उनके उद्देश्य, नैतिकता और परिणाम से तय होता है। तो आइए हम इस शीर्षक की यात्रा आरंभ करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और वैज्ञानिक आयामों में विचार ने पहले नई दुनिया की खोज की और फिर उसका निर्माण भी किया। दोस्तों, अब हम इस निबंध के मूल तर्क को समझते हैं। यदि हम मानव सभ्यता के पूरे इतिहास पर दृष्टि डालें, तो पाएंगे कि हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत किसी विचार से हुई है, चाहे वह विज्ञान हो, राजनीति हो, समाज हो या फिर अर्थव्यवस्था। हर परिवर्तन का पहला कदम विचार ही रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। विचार अकेले परिवर्तन नहीं लाता, विचार केवल दिशा देता है। उसे वास्तविकता में बदलने के लिए हमें कर्म, साहस, संसाधन और अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसे हम एक सरल उदाहरण से समझते हैं। न्यूटन के सामने भी सेब हजारों लोगों की तरह गिरा होगा, लेकिन बाकी लोगों ने इसे केवल एक घटना के रूप में देखा, जबकि न्यूटन ने एक प्रश्न देखा कि सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है।
और यहीं से विचार ने एक नई दुनिया की खोज की। उस खोज ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जन्म दिया। लेकिन यदि वैज्ञानिक समुदाय ने उस विचार पर आगे शोध न किया होता, यदि तकनीक विकसित न हुई होती, तो वही विचार पुस्तक के एक पन्ने तक ही सीमित रह जाता। आगे चलकर उसी खोज ने आधुनिक भौतिकी, उपग्रहों, अंतरिक्ष अनुसंधान और संचार क्रांति जैसी नई दुनिया का निर्माण किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि विचार ने पहले खोज की और फिर निर्माण किया। अब जैसे दशरथ मांझी का उदाहरण तो आप सभी देख ही चुके हैं, हमने ऊपर इस बात को डिस्कस भी किया है। अब दोस्तों, एक छोटी-सी बात और मैं कहना चाहता हूँ कि केवल विचार ही सब कुछ नहीं है ना। यदि विचार के साथ कर्म ना हो, तो वह केवल कल्पना बनकर रह जाता है। और यदि कर्म के पीछे विचार ना हो, तो वह एक दिशाहीन प्रयास बन जाता है। इसलिए विचार और कर्म का संबंध बीज और वृक्ष की तरह होता है। विचार बीज है, जबकि कर्म उस बीज को विशाल वृक्ष में बदलने की प्रक्रिया है। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या सभी विचार मानवता के लिए लाभदायक होते हैं? उत्तर है नहीं। इतिहास दोस्तों हमें सिखाता है कि विचार दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ विचार मानवता को आगे ले जाते हैं, जबकि कुछ विचार उसे विनाश की ओर धकेल देते हैं। गांधी जी का सत्य और अहिंसा का विचार स्वतंत्रता आंदोलन की नैतिक शक्ति बना, जबकि हिटलर का नस्लीय श्रेष्ठता का विचार दूसरे विश्व युद्ध और करोड़ों लोगों की मृत्यु का कारण बना। इसलिए इस निबंध का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि विचार स्वयं में न तो अच्छा है और न बुरा। उसकी दिशा, नैतिकता और उद्देश्य ही यह तय करते हैं कि वह नई दुनिया का निर्माण करेगा या फिर उस दुनिया का विनाश। अब जब हम यह समझ लिया है अब हमने जब ये समझ लिया है कि विचार परिवर्तन का प्रारंभिक स्रोत है, लेकिन उसकी सफलता कर्म, नैतिकता और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो अगला प्रश्न यह है कि इतिहास में ऐसी कौन-कौन से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ विचार ने सचमुच एक नई दुनिया की खोज भी करी हो और उसका निर्माण भी किया हो? इसी प्रश्न का उत्तर हम आगे मुख्य भाग में पक्षीय यानी कि इस निबंध के पक्ष में दिए गए उदाहरणों के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, यहाँ तक हमने ये समझा है कि प्रत्येक परिवर्तन का प्रारंभ विचार से होता है। अब इस बात को इतिहास के प्रमाणों से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक आयाम को देखते हैं। दोस्तों, यदि हम यूरोप के मध्यकालीन इतिहास को देखें, तो वहाँ सदियों तक चर्च, राजाओं का पूर्ण वर्चस्व रहा। लोगों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं थी। ऐसे समय में कुछ विचारकों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या मनुष्य केवल परंपराओं का पालन करने के लिए ही जन्मा है, या उसे तर्क और विवेक का भी उपयोग करना चाहिए। यहीं से शुरुआत होती है पुनर्जागरण की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ विचार ने सबसे पहले एक नई दुनिया की खोज की। ज्ञान, तर्क, विज्ञान और मानव की बौद्धिक क्षमता की दुनिया। लोगों ने समझा कि अंधविश्वास के स्थान पर विवेक को महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन यह खोज केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इसी विचार ने आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, कला, साहित्य और लोकतांत्रिक चेतना का निर्माण किया। अर्थात विचार ने पहले नई दिशा खोजी और फिर उसी दिशा में एक नए युग का निर्माण किया। इसी प्रकार हमें फ्रांसीसी क्रांति को भी देखने को मिलता है। क्रांति से पहले फ्रांस में समाज असमानता, सामंती विशेषाधिकार और निरंकुश राजशाही से ग्रस्त था, और मुख्य रूप से राजा का शासन और चर्चों के अंतर्गत पोप का शासन वहां पर विद्यमान था। उस समय रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने एक नया विचार दिया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा शामिल थी। यह केवल एक नारा नहीं था दोस्तों, यह उस समय की व्यवस्था के विरुद्ध एक वैचारिक क्रांति थी। इस विचार ने पहले खोज की कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से समान अधिकारों का अधिकारी है। बाद में यही विचार लोकतंत्र, मानवाधिकार और आधुनिक संवैधानिक शासन की आधारशिला बन गया। इसलिए यहाँ भी विचार ने पहले एक नई राजनीतिक दुनिया की खोज की, फिर उसी के आधार पर नई राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण भी किया। अब अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में भी हमें स्वतंत्रता आंदोलन देखने को मिलता है, जो केवल अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष नहीं था। यदि ऐसा होता यदि ऐसा होता, तो वह एक साधारण राजनीतिक आंदोलन बनकर रह जाता। इसकी सबसे बड़ी शक्ति महात्मा गांधी का विचार था, जिसमें सत्य और अहिंसा जैसे आदर्श शामिल थे। गांधी जी ने यह खोज की कि हिंसा के बिना भी अन्याय का प्रतिरोध किया जा सकता है।
यह उस समय विश्व राजनीति के लिए बिल्कुल नई सोच थी। बाद में यही विचार भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आत्मा बना और विश्व भर के अनेक आंदोलनों जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला के संघर्ष को भी प्रेरित किया। अर्थात एक विचार ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को नई दिशा और नई दशा प्रदान की। इसलिए यदि हम राजनीतिक आयाम का निष्कर्ष निकालें तो यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि हर महान राजनीतिक परिवर्तन से पहले एक महान राजनीतिक विचार जन्म लेता है। पुनर्जागरण ने तर्क की दुनिया खोजी, फ्रांसीसी क्रांति ने समानता की और गांधी जी ने नैतिक राजनीति की दुनिया खोजी। बाद में इन्हीं विचारों ने आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्र राष्ट्रों की दुनिया का निर्माण किया। लेकिन साथियों, राजनीति ही सब कुछ नहीं होती है। यदि किसी विचार का वास्तविक प्रभाव देखना हो, तो हमें समाज की दुनिया को देखना होगा, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन कानून बदलते हैं, जबकि सामाजिक विचार मनुष्य की चेतना को। इसलिए अब हम इस निबंध के सामाजिक आयाम पर भी दृष्टिपात करेंगे। दोस्तों, यदि हम भारतीय समाज के इतिहास को देखें, तो पाएंगे कि एक समय सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और स्त्रियों की अशिक्षा जैसी अनेक सामाजिक बुराइयां समाज का हिस्सा थी। अधिकांश लोग इन्हें परंपरा मानकर स्वीकार कर चुके थे। ऐसे समय में कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया, क्या केवल इसलिए कोई प्रथा सही हो जाती है क्योंकि वह सदियों से चली आ रही है? यहीं से परिवर्तन का पहला चरण शुरू होता है। विचार पहले समस्या की पहचान करता है, अर्थात वह एक नई सामाजिक चेतना की खोज करता है। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि नारी भी समान अधिकार और समान सम्मान की अधिकारी है। यह उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी सोच थी। पहले इस विचार ने समाज को एक नई दृष्टि दी और बाद में इसी विचार के आधार पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। अर्थात विचार ने पहले एक नई दुनिया की खोज की और फिर एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया। इसी प्रकार सावित्रीबाई फुले ने भी यह प्रश्न उठाया, यदि शिक्षा मनुष्य का अधिकार है तो महिलाओं को इससे वंचित क्यों रखा जाए? उन्होंने केवल भाषण नहीं दिए, बल्कि लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। यहाँ भी विचार केवल कल्पना बनकर नहीं रहा दोस्तों, उसने शिक्षा के माध्यम से एक नए समाज की नींव रखी। इसलिए कहा जाता है कि विचार जब कर्म से जुड़ता है, तब वह समाज बदलने की शक्ति बनता है। ठीक इसी प्रकार हमें अंबेडकर साहब का भी उदाहरण देखने को मिलता है। उन्होंने यह खोज की कि समाज की सबसे बड़ी समस्या केवल गरीबी नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता है। क्योंकि उस समय सामाजिक आधार पर भेदभाव उनके विचार का आधार था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। यही विचार आगे चलकर भारतीय संविधान की आत्मा बना और करोड़ों लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला। इस प्रकार एक विचार ने पहले न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की और फिर संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से उसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, यही कारण है कि समाज में आने वाले बड़े परिवर्तन कानून से पहले विचारों में जन्म लेते हैं। कानून केवल उस परिवर्तन को औपचारिक रूप देता है, जबकि उसकी वास्तविक शुरुआत लोगों की चेतना से होती है। यदि अब इस पूरे आयाम का सार निकालें तो स्पष्ट है कि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार की दुनिया खोजी, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की दुनिया और अंबेडकर साहब ने सामाजिक न्याय की दुनिया खोजी। बाद में इन्हीं विचारों ने आधुनिक समतामूलक और संवैधानिक भारतीय समाज के निर्माण का आधार या कच्चा चिट्ठा या रूपरेखा तैयार की। ठीक इसी प्रकार हमें पर्यावरण का आयाम भी देखने को मिलता है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब विकास का अर्थ केवल अधिक उपभोग, अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग माना जाता था। देशों की प्रकृति का आकलन इस आधार पर किया जाता था कि उन्होंने कितनी सड़कें बनाई है, कितने कारखाने लगाए हैं और कितना उत्पादन किया है। प्रारंभिक दौर में इस विचार ने आर्थिक समृद्धि की एक नई दुनिया की खोज तो की, लेकिन धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगा कि अंधाधुंध विकास प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास और प्रदूषण और जल संकट जैसी समस्याएं मानव अस्तित्व के सामने खड़ी हो गई। यहीं से मानवता ने एक नया प्रश्न पूछा, क्या विकास ऐसा नहीं हो सकता है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की भी रक्षा करे? और यहीं से सतत विकास की अवधारणा या समावेशी विकास की अवधारणा ने जन्म लिया। ध्यान दीजिए, यहाँ विचार ने सबसे पहले एक नई दुनिया की खोज की,
उसने यह समझाने का प्रयास किया कि विकास और पर्यावरण विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। बाद में इसी विचार ने बाद में इसी विचार के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य बनाए, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौते किए और दुनिया भर में हरित ऊर्जा, जैविक खेती तथा पर्यावरण संरक्षण की नीतियों को बढ़ावा मिला। अर्थात विचार ने केवल एक सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि विकास की नई दिशा का निर्माण भी किया। भारत का उदाहरण भी इसी सत्य को सिद्ध करता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का विचार केवल सरकारी योजना नहीं है, बल्कि जीवन शैली में परिवर्तन का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल कानूनों से नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार को और सोच को परिवर्तन में या परिवर्तन की इस अवधारणा में शामिल करना होगा। जब करोड़ों लोग पानी बचाते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग करते हैं और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाते हैं, तब एक नया पर्यावरणीय समाज निर्मित होता है। हमारे भारतीय दर्शन में भी दोस्तों यही दृष्टि दिखाई गई है। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है। ये विचार हजारों वर्षों पहले प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व की दुनिया खोज चुका है। आज हम देखते हैं ना दोस्तों राजस्थान के विश्नोई समुदाय को, यह भी इसी अवधारणा का हिस्सा है। आज आधुनिक विश्व उसी विचार को नई नीतियां और तकनीकों के माध्यम से पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अब यदि इस आयाम का एक सार निकालें, इसे संश्लेषित करें, तो हम पाते हैं कि सतत विकास के विचार ने पहले यह खोज की कि विकास और पर्यावरण में संतुलन संभव है, और बाद में उसी विचार ने हरित अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली जैसी नई दुनिया के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक इसी प्रकार हमें विज्ञान का आयाम भी देखने को मिलता है। दोस्तों, विज्ञान की शुरुआत में भी दोस्तों विज्ञान की शुरुआत भी उत्तरों से नहीं बल्कि प्रश्नों से होती है। प्रत्येक वैज्ञानिक खोज के पीछे किसी व्यक्ति का एक विचार, एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता और एक प्रश्न छिपा होता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि विज्ञान का पहला कदम प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि मनुष्य के विचारों में उठता है। इस बात को हम आइजैक न्यूटन के उदाहरण से समझ ही चुके हैं। दोस्तों, न्यूटन की उसी उत्सुकता और उसी जिज्ञासा के कारण आज आधुनिक भौतिकी, उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान में न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व इतना आगे और इतना सफलतापूर्वक बढ़ चुका है। अब दोस्तों, हमने इस निबंध के पक्ष को विस्तार से समझ लिया है। यहाँ तक हमने देखा कि विचार ने राजनीति, समाज, पर्यावरण और विज्ञान में नई दुनिया खोजी और उसका निर्माण किया। लेकिन यदि हम यहीं रुक जाएं तो हमारा निबंध एक पक्षी हो जाएगा, यानी कि केवल पक्ष को दिखाने वाला निबंध हो जाएगा। जबकि यूपीएससी हमसे संतुलित दृष्टिकोण की अपेक्षा करता है। इसलिए अब हमें यह भी समझना होगा इसलिए अब हमें यह भी समझना होगा और यह भी देखना होगा कि क्या प्रत्येक विचार मानवता के लिए कल्याणकारी होता है। इसका जवाब है नहीं। साथियों, विचार स्वयं में न तो अच्छे होते हैं और न ही बुरे। इस बात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उनका स्वरूप उनके उद्देश्य, नैतिक आधार और क्रियान्वयन से निर्धारित होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कुछ विचारों ने मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी, तो कुछ विचारों ने युद्ध, हिंसा, भेदभाव और विनाश को जन्म दिया। सबसे पहले दोस्तों इसे हम ऐतिहासिक और राजनीतिक आयाम के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 20वीं सदी में हिटलर ने नस्लीय श्रेष्ठता का विचार प्रस्तुत किया। उसने यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि एक विशेष नस्ल अन्य सभी नस्लों से या अन्य सभी से श्रेष्ठ है, जिसने शुद्ध आर्य को चर्चा का विषय बना दिया। यह भी एक विचार था जिसने एक नई दुनिया की कल्पना की, लेकिन वह दुनिया समानता और मानवता की नहीं, बल्कि घृणा, हिंसा और वर्चस्व की थी। परिणामतः दूसरे विश्व युद्ध, होलोकॉस्ट और करोड़ों लोगों की मृत्यु के रूप में सामने आया। इससे स्पष्ट होता है कि नैतिकता से रहित विचार निर्माण नहीं बल्कि विनाश का माध्यम बन जाते हैं। अब दोस्तों इसमें पर्यावरणीय आयाम भी विशेष रह जाता है। एक समय दोस्तों यह विचार बहुत लोकप्रिय था कि जितना अधिक उत्पादन हो, उपभोग होगा, उतना ही अधिक विकास होगा। इस सोच ने औद्योगिक क्रांति को गति दी। लेकिन जब यही विचार
अंधाधुंध उपभोग में बदल गया, तब जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की अंधाधुंध कटाई और जैव विविधता के संकट जैसी समस्याएं सामने आई। अर्थात विकास का विचार जब संतुलन खो देता है, तो वही विचार प्रकृति के लिए संकट भी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार हमें वैज्ञानिक आयाम भी देखने को मिलता है। परमाणु ऊर्जा की खोज मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसी ज्ञान से परमाणु हथियार भी बने और आज हम सभी देख रहे हैं कि परमाणु हथियारों की दौड़ ने इस विश्व को अनेक युद्धों में, अनेक छोटे-छोटे युद्धों में तब्दील कर दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य और शिक्षा में नई संभावनाएं खोल रही है, लेकिन यदि इसका उपयोग निगरानी, साइबर अपराध, दुष्प्रचार या स्वायत्त हथियारों के लिए किया जाए, तो वही विचार मानवता के लिए चुनौती बन जाता है। इसलिए साथियों इसलिए साथियों इस पूरे विपक्ष का सार केवल इतना ही है कि विचार की शक्ति असीमित है, लेकिन उसकी दिशा नैतिकता तय करती है। यदि विचार करुणा, विवेक और मानव कल्याण से जुड़ा हो, तो वह सभ्यता का निर्माण करता है, और यदि वह स्वास्थ्य, घृणा और अहंकार से प्रेरित हो, तो वही विचार विनाश का कारण भी बन जाता है। यही कारण है कि इस निबंध का निष्कर्ष यह नहीं हो सकता है कि हर विचार दुनिया बनाता है, बल्कि यह होना चाहिए कि सही विचार ही बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं, जिन विचारों में नैतिकता और मानवता का समावेशन हो। अब दोस्तों, अगर हम पूरी इस चर्चा को एक सूत्र में बांधे, तो स्पष्ट होता है कि मानव सभ्यता का प्रत्येक बड़ा परिवर्तन किसी न किसी विचार से प्रारंभ हुआ है। विचार ने पहले किसी समस्या, सत्य या संभावना की खोज की, और फिर उसी आधार पर समाज, राजनीति, विज्ञान तथा मानव जीवन में नई व्यवस्थाओं का निर्माण भी किया। लेकिन हमने यह भी देखा है कि हर विचार मानव कल्याणकारी नहीं होता है। इसलिए केवल विचार होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका नैतिक, मानवीय और संवैधानिक होना भी उतना ही आवश्यक है। और यही इस निबंध का वास्तविक दर्शन छिपा हुआ है। विचार एक बीज की तरह होता है। बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन वह तभी वृक्ष बनता है जब उसे उचित मिट्टी, जल, प्रकाश और संरक्षण मिले। उसी प्रकार विचार के भीतर भी परिवर्तन की अपार शक्तियां होती है, परंतु उसे कर्म, नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक उत्तरदायित्व का सहारा मिले, तभी वह नई दुनिया का निर्माण कर पाता है। यही कारण है कि भारत का संविधान भी केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि न्याय, स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श विचारों का साकार रूप है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य भी केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि उस विचार का वैश्विक स्वरूप है कि विकास ऐसा हो जो वर्तमान और भविष्य दोनों के हितों की रक्षा करे। इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि जब विचार मानवता के व्यापक हित से जुड़ता है, तभी वह सीमाओं से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को दिशा देता है। दोस्तों, अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि भविष्य की राह या आगे की राह क्या होनी चाहिए। आने वाले समय में मानवता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और वैश्विक असमानता जैसी नई चुनौतियों का सामना करेगी। इन चुनौतियों का समाधान केवल नई तकनीकों से नहीं होगा, बल्कि नए और उत्तरदायी विचारों से होगा। इसलिए आवश्यकता ऐसे विचारों की है जो वैज्ञानिक हो पर संवेदनहीन न हो, आधुनिक हो पर अपनी नैतिक जड़ों से कटे हुए न हो, और प्रगतिशील हो पर मानव गरिमा तथा प्रकृति के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दे। भारतीय संस्कृति भी हमें यही मार्ग दिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम का विचार, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। यदि हमारे विचार केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित रहेंगे, तो संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन यदि वे समावेशी होंगे, तो पूरी मानवता का भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए इस निबंध का अंतिम संदेश यह है कि विचार मानव सभ्यता का प्रारंभिक बिंदु भी है और उसकी अंतिम दिशा भी। वही विचार सत्य की खोज करता है, वही परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है, और वही भविष्य की दुनिया का स्वरूप निर्धारित करता है। अतः हमें ऐसे विचारों का विकास करना होगा जो विवेक, करुणा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्य और सतत विकास से प्रेरित हो। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारी निबंध की संरचना यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम ये देखेंगे कि हम इस संरचना के आधार पर निबंध को किस प्रकार लिख सकते हैं। मैंने एक मॉडल उत्तर भी तैयार किया है। आइए उस मॉडल उत्तर को देखते हैं और चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा निबंध शीर्षक, और आइए इसके मॉडल उत्तर पर हम चर्चा करते हैं।
जैसा कि शीर्षक है, विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। इसकी शुरुआत मैंने दशरथ मांझी की एक प्रेरक घटना से की है। बिहार के एक छोटे से गांव के साधारण मजदूर ने अपनी पत्नी को समय पर अस्पताल न पहुंचा पाने के कारण खो दिया। अधिकांश लोग इसे नियति या किस्मत मानकर स्वीकार कर लेते, लेकिन मांझी ने इस त्रासदी को इस घटना में एक समस्या देखी। गांव और अस्पताल के बीच खड़ा पहाड़। उन्होंने हथौड़ा और छेनी उठाई और 22 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। एक व्यक्ति के विचार ने न केवल एक बाधा की पहचान की, बल्कि हजारों लोगों के जीवन की दिशा भी बदल दी। दशरथ मांझी की यह कहानी इस निबंध शीर्षक का सजीव चित्रण करती है या सजीव रूप है। उनके विचार ने पहले उस वास्तविकता की खोज की कि पहाड़ केवल एक चट्टान नहीं बल्कि विकास में बाधा है। फिर उसी विचार ने समाधान का मार्ग खोजा और एक नई दुनिया का निर्माण किया। वास्तव में विचार पहले सत्य, समस्या और संभावनाओं को पहचानता है, फिर ज्ञान, कर्म और नवाचार के माध्यम से समाज व्यवस्था और भविष्य को नया रूप देता है। इसलिए विचार केवल वास्तविकता को समझता ही नहीं, बल्कि उसे बदलता भी है। यह शीर्षक अनेक गहन प्रश्न हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। क्या प्रत्येक परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है? क्या विचार केवल सत्य की खोज करता है या नई दुनिया का निर्माण भी करता है? क्या केवल विचार पर्याप्त है या उसके साथ कर्म और अनुकूल परिस्थितियां भी आवश्यक है? क्या सभी विचार मानव कल्याण के वाहक होते हैं या कुछ विचार विनाश का कारण भी बनते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर हेतु विचार की प्रकृति, शक्ति और सीमाओं का विभिन्न दृष्टिकोणों से समग्र विश्लेषण आवश्यक है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक परिवर्तन की शुरुआत किसी न किसी विचार से होती है, परंतु प्रत्येक विचार परिवर्तन का कारण नहीं बनता। परिवर्तन का आधार वही विचार बनता है जो यथार्थ की गहरी समझ, नैतिकता और लोक कल्याण से जुड़ा हो। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बुद्ध, महावीर, गांधी जी और अंबेडकर जैसे व्यक्तित्वों ने अपने विचारों से समाज की दिशा बदल दी। स्पष्ट है कि विचार परिवर्तन का बीज अवश्य है, किंतु उसका फल परिस्थितियां, कर्म और जन स्वीकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों, विचार केवल सत्य की खोज नहीं करता, बल्कि वह नई संभावना का भी सृजन करता है। सत्य हमें वर्तमान की वास्तविकताओं से परिचित कराता है, जबकि विचार उसी वास्तविकता के आधार पर भविष्य की नई दिशा निर्धारित करता है। इसी कारण महान विचारक केवल अपने समय को समझने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आने वाले युग की नींव भी रखते हैं। इस दृष्टि से विचार, खोज और सृजन दोनों की प्रक्रिया है। इसी संदर्भ में कहा भी गया है कि विचारों की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि विचार स्वयं में पर्याप्त नहीं होता। यदि विचार कर्म में परिवर्तित न हो, तो वह केवल कल्पना बनकर रह जाता है। कपोर कल्पना, है ना? स्वामी विवेकानंद ने भी कर्मयुक्त विचार पर बल दिया है, जबकि महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों को सत्याग्रह और जन आंदोलन के माध्यम से व्यवहार में उतारा। अतः विचार, कर्म और अनुकूल परिस्थितियों का समन्वय ही स्थायी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। अब यह विचार अब यह प्रश्न भी विचारणीय है कि क्या प्रत्येक विचार मानव कल्याणकारी होता है? इसका उत्तर नहीं है। इतिहास में कुछ विचारों ने मानवता को नई दिशा दी, तो कुछ ने युद्ध, हिंसा और विनाश को जन्म दिया। इस प्रकार किसी विचार का मूल्यांकन उसकी नवीनता से नहीं, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि वह मानव गरिमा, न्याय, स्वतंत्रता और समावेशी विकास को कितना सुदृढ़ करता है। मानव सभ्यता का विकास विचारों की यात्रा का परिणाम है। प्रत्येक खोज की शुरुआत एक प्रश्न और एक विचार से होती है। बुद्ध ने दुख के कारणों की खोज की, सुकरात ने प्रश्नों के माध्यम से सत्य का अन्वेषण किया और गांधी ने सत्य व अहिंसा को जन्म और गांधी ने सत्य और अहिंसा को और गांधी ने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार बनाया। इससे स्पष्ट है कि विचार पहले सत्य की खोज करता है और फिर उसी के आधार पर नई जीवन दृष्टि तथा समाज का निर्माण करता है। इतिहास भी हमें यही बताता है कि बड़े परिवर्तन पहले विचारों के रूप में जन्म लेते हैं। जैसा कि पुनर्जागरण ने भी हमें बताया, वैज्ञानिक चेतना को पुनर्जागरण ने जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता और समानता का विचार दिया तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने सत्य और अहिंसा को जनशक्ति में बदल दिया। आज लोकतंत्र और संविधान भी कभी केवल विचार थे, इसलिए विचार इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा भी है, आप स्वयं वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यानी कि आप जो दुनिया के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं, सबसे पहले उसे अपने ऊपर लागू कीजिए। ठीक इसी प्रकार विचार समाज की समस्याओं और उनके समाधान की खोज भी करता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की अमानवीयता को पहचाना,
सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की शक्ति को खोजा और अंबेडकर साहब ने सामाजिक न्याय के मार्ग को स्पष्ट किया। आज सतत विकास, हरित अर्थव्यवस्था और मिशन लाइफ जैसे विचार विकास व पर्यावरण के संतुलन की नई दिशा खोज रहे हैं। इन विचारों ने सामाजिक समानता, समावेशी विकास, पर्यावरणीय चेतना पर भी आधारित एक नई दुनिया के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। विज्ञान में प्रत्येक महान परिवर्तन एक विचार से प्रारंभ होता है। अब हम वैज्ञानिक आयाम की बात कर रहे हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर प्रकृति के एक अदृश्य सत्य को खोजा। इसी खोज ने आगे चलकर आधुनिक भौतिकी, उपग्रह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष यात्राओं जैसी नई वैज्ञानिक दुनियाओं के निर्माण का आधार तैयार किया। इसी संदर्भ में यह बात सत्य प्रतीत होती है कि सपने वे नहीं हैं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ठीक इसी प्रकार विचार विकास और प्रगति का आधार रहे हैं, परंतु प्रत्येक विकासवादी विचार प्रकृति के अनुकूल नहीं रहा है। औद्योगिकीकरण, अंधाधुंध उपभोग और अनियंत्रित आर्थिक वृद्धि के विचार ने उत्पादन तो बढ़ाया, परंतु इसके परिणामतः जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी बढ़ा। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि जब विचार प्रकृति के साथ संतुलन खो देता है, तो वह नई दुनिया का निर्माण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संकट में डाल देता है। इसलिए प्रत्येक विचार का मूल्यांकन पर्यावरणीय न्याय और सतत विकास के आधार पर किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार इतिहास भी हमें यह बताता है कि विचार केवल शांति और प्रगति के वाहक नहीं होते, बल्कि कट्टरता और हिंसा का माध्यम भी बन सकते हैं। धार्मिक उग्रवाद, नस्लीय श्रेष्ठता, नाजीवाद और आतंकवाद जैसी विचारधाराओं ने मानवता को गहरे घाव दिए हैं। जब कोई विचार संवाद, सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों को त्याग कर घृणा और हिंसा को अपनाता है, तो वह समाज को जोड़ने के बजाय विभाजित करता है। इस प्रकार विचार यदि विवेक और नैतिकता से विमुख हो जाए, तो वह नई दुनिया का निर्माण नहीं, बल्कि विनाश का कारण बन जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी एक पहलू जहां मानव कल्याण से जुड़ा है, तो वहीं दूसरा पहलू उसके दुरुपयोग से जुड़ा है। परिणामतः परमाणु ऊर्जा का विचार बिजली उत्पादन का साधन बन सकता है, तो परमाणु हथियारों की होड़ के रूप में भी विनाश का कारण भी बन सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति ला सकती है, तो साइबर अपराध, निगरानी और दुष्प्रचार का माध्यम भी बन सकती है। यह स्पष्ट करता है कि विचार स्वयं न अच्छे होते हैं और न बुरे। उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग किस उद्देश्य और किन नैतिक सीमाओं के भीतर किया जाता है। जैसा कि आइंस्टीन ने कहा है, यह भयावह रूप से स्पष्ट हो गया है कि हमारी प्रौद्योगिकी हमारी मानवता से आगे निकल गई है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने प्रौद्योगिकी के संभावित खतरों को उजागर करने का प्रयास किया है। अंततः यह कहा जा सकता है कि विचार मानव सभ्यता का प्रारंभिक बिंदु भी है और उसकी अंतिम दिशा भी। वही विचार सत्य की खोज कर ज्ञान के नए द्वार खोलता है और उसी ज्ञान के आधार पर नई सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दुनिया का निर्माण करता है। किंतु जब विचार विवेक, नैतिकता और मानवीय मूल्यों से विमुख हो जाता है, तो वही प्रगति के स्थान पर विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए आवश्यकता सही विचारों की है। आगे की राह यही है कि शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्यों, नैतिक नेतृत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा दिया जाए, ताकि विचार नवाचार के साथ साथ मानवता, शांति और सतत विकास का मार्ग भी प्रशस्त करे। तभी विचार केवल एक दुनिया की खोज नहीं करेगा, बल्कि न्यायपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ भविष्य की दुनिया का निर्माण भी करेगा। जैसा विवेकानंद जी ने कहा भी है, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमने वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षा में आए हुए एक और निबंध शीर्षक को, उसके मॉडल आंसर को पूरा किया है। दोस्तों, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको यह निबंध अच्छा और बेहतर लगा होगा। दोस्तों, इसी प्रकार की पठन सामग्रियों के लिए हमारे अभ्यर्थी डायरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे अभ्यर्थी डायरी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। दोस्तों, एक और निवेदन है आपसे कि आप अपने सहपाठियों से हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों को साझा कीजिएगा, ताकि वे भी हमारी इस पहल से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।